नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत अभिनंदन। कैसे हैं आप? टॉपिक आप सब जानते हैं। टॉपिक चल रहा है आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और इस टॉपिक से संबंधित ये 5वीं क्लास आज हमारी है। इनसे पहले 4 क्लासें इस टॉपिक से संबंधित, जिसमें हमने मौलिक अधिकार की क्या विशेषताएं हैं, इनके सामान्य परिचय को पढ़ा। आर्टिकल 12 जिसमें राज्य की क्या परिभाषा है, आर्टिकल 13 जिसमें विधि की परिभाषा को पढ़ा। और इनसे जस्ट पहले जो सेशन हुआ, उस सेशन में हमने मौलिक अधिकारों में सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की जो बात करता है। इस समानता के अधिकार के आर्टिकल 14 के संदर्भ में हमने चर्चा की। और 14 में विधि के समक्ष क्षमता क्या है और क्या है विधि के समक्ष संरक्षण, क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ और क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों को के संदर्भ में हमने तुलनात्मक जो है आपके इन दोनों धारणाओं को जानने का प्रयास पिछले सेशन में किया है। जिस विधि के समक्ष समानता की आप बात कर रहे हैं, जिस विधि के समक्ष संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, जिस कानून के शासन, विधि के शासन की आप बात कर रहे हैं, तो इस देश में कानून का शासन, इस देश में विधि का शासन कब लागू होगा, इस देश में कब विधि के समक्ष समानता या संरक्षण वाली जो धारणाएं हैं वो आपके लागू होगी? जब इस देश में इसकी स्थापना होगी, समानता की स्थापना होगी, इस देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, इस देश में जब विशेषाधिकारों का अंत होगा, तब इस देश में समानता को सही मायने में क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की जो हमारे हेडिंग है, वो है संविधान का आर्टिकल 15। इस 15 के संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस 15 जब मूल संविधान में था तो टोटल इसमें 3 प्रोविजन थे। मूल संविधान में जो 3 प्रोविजन थे, इनके संदर्भ में भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और प्रयास करेंगे 3 प्रोविजन जो बाद में जोड़े गए, यानी टोटल 6 प्रोविजन है इस आर्टिकल 15 में, जो बाद में जोड़े गए, किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए और क्या प्रोविजन इस बाद में जोड़े गए जो प्रोविजन है उसमें क्या प्रावधान है, क्या उपबंध है इसमें, इनको जानने का भी प्रयास हम करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। यानी हेडिंग है आपके राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और इस समानता के अधिकार में जिसका जो संवैधानिक वर्णन है वो है संविधान के जो आर्टिकल 14 से लगाकर 18 तक। और इसमें संविधान का अनुच्छेद जो 14 था, इनके संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे संविधान का अनुच्छेद 15 जिस पे हम विस्तार से इनके संदर्भ में, इनसे संबंधित जितने भी जो प्रोविजन है, जो उपबंध है, उनको जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। राइट टू इक्वलिटी क्या है, समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में वर्णित संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है, इनको जानने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। हेडिंग है आपके संविधान का आर्टिकल 15। तो इस 15 में जो टोटल जो आपके प्रावधान है, टोटल जो क्लोज है, वो क्लोज है आपके 6 क्लोज है। आर्टिकल 15 को हम पढ़ेंगे, इसमें टोटल 6 क्लोज हैं, 6 उपबंध है, जो 3 थे आपके मूल संविधान में और 3 बाद में जोड़े गए। इन सब के संदर्भ में हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या हेडिंग है आपके, अनुच्छेद अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। और इस अनुच्छेद 15 का सबसे पहला जो प्रावधान है, सबसे पहला जो क्लोज है, वो क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का क्लोज नंबर 1 कहता है कि इस देश में जब संविधान लागू हुआ, इस देश में क्या इस देश में समानता थी?
क्या इस देश में किसी भी प्रकार की असमानता व्याप्त नहीं थी? क्या इस देश में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता था? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता था। इस देश में किस प्रकार पिछड़े वर्गों के साथ, किस प्रकार जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके साथ, और किस प्रकार महिलाओं के साथ और बालकों के साथ जो भेदभाव किया जाता, उन सब से हम परिचित हैं। यदि आपने भारतीय संविधान के पहले जिस प्रकार की जो इतिहास को आपने यदि पढ़ा है, तो बिल्कुल आप इन सारी चीज़ों से परिचित होंगे। किस प्रकार की घटनाओं को आप देख सकते हैं। इन ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़े स्तर पर क्या थी, असमानता थी। यहाँ राजनीतिक असमानता थी, यहाँ आपके सामाजिक असमानता थी, यहाँ आर्थिक असमानता थी, और यहाँ शैक्षणिक असमानता भी थी। इस असमानता को कम कैसे करना है? चाहे कोई भी असमानता हो, इन असमानता को कम करने के लिए इस देश में ऐसी विधि या कानून का निर्माण किया जाएगा जिस कानून या विधि से इस देश में किसकी स्थापना हो, समानता की स्थापना हो। सही मायने में समानता की क्या हो, स्थापना हो। तो आप सबको पता है कि जिस समय इस देश का संविधान लागू हुआ उस समय क्या थी, असमानता थी, असमानता। अब किन किन आधारों पर असमानता थी, उन्हीं आधारों का वर्णन संविधान का आर्टिकल 15(1) करता है। और 15(1) जो है वो राज्य को ये निर्देशित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ, अब देखिए सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पे यही बनता है। कल वाले सेशन में हमने चर्चा की थी जी, संविधान का जो आर्टिकल 15 है, ये 15 व्यक्तियों के लिए नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए आर्टिकल 15 नहीं है। यह आर्टिकल 15 केवल किसके लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझ विकसित करनी है कि जब भी मैं संविधान का आर्टिकल 15 पढ़ूंगा उस समय मुझे व्यक्ति शब्द का प्रयोग ना करते हुए किस शब्द का प्रयोग करना है, नागरिक शब्द का क्या करना है, प्रयोग करना है। क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल 15 है ये केवल किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये सबसे पहला प्रश्न है, इसके संदर्भ में आपको जानना क्या है, जरूरी है। तो संविधान के आर्टिकल 15 की बात करें तो ये केवल किसको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों, केवल भारतीय नागरिकों को। किसी भी विदेशी को, किसी भी बाहरी व्यक्ति को यह जो है अधिकार प्राप्त नहीं। सबसे पहला प्रश्न। तो हम बार बार इस आर्टिकल में जो क्लोज पढ़ेंगे उसमें किस शब्द का प्रयोग करेंगे, नागरिक शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया हुआ है तो वह लाइन क्या है, गलत है, वह कथन क्या है, गलत है। अब इस 15(1) की बात करें तो ये संविधान का जो आर्टिकल 15(1) है ये राज्य को निर्देशित कर रहा है। ये राज्य पे क्या है, बाउंडेशन है। राज्य को ये 15(1) कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ, और इस 15(1) में कुल 5 आधार हमें मिलते हैं। और ये 5 आधार कौन कौन से हैं? 5 आधारों की बात करें तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन पांचों आधारों पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये सबसे पहला जो है आपके 15 का क्लोज नंबर 1, 15 का जो प्रोविजन नंबर 1 है वो क्या करता है, इसके संदर्भ में प्रावधान करता है। तो 15(1) क्या कहता है, 15(1) इस पे किसको निर्देशित कर रहा है, राज्य को। और राज्य क्या है, राज्य में सब शामिल हैं। इस राज्य की डेफिनेशन को हमने पढ़ा है। राज्य का अर्थ केवल आप संघ से, केवल संसद या संघ की कार्यपालिका से नहीं लेना। यहाँ राज्य का मतलब प्रत्येक व संवैधानिक संस्था, प्रत्येक व सांविधिक संस्था, प्रत्येक व संघ में जो संस्थाएं हैं, चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका, और प्रत्येक राज्य क्षेत्र में जो विधायिका और कार्यपालिका है वो सब वो क्या है, राज्य है। इस राज्य शब्द के जो व्रत अर्थ है उस अर्थ को अपने मस्तिष्क में आपको समझते हुए, इस अर्थ को साथ लेते हुए इस आर्टिकल को आपको समझना है कि यहाँ राज्य मैंने कह दिया, इसका मतलब राज्य की क्या डेफिनेशन है उसको आपको समझना है। तो राज्य, दूसरा शब्द आपको यह समझना है कि यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करना है, नागरिक का, क्योंकि ये केवल किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। ये भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। राज्य किसी भी नागरिक, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, धर्म,
मूलवंश, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान और जन्म, ये 5 आधार हैं, ये 5 बेसिस हैं और इन 5 आधारों पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये बात सबसे पहला आर्टिकल 15(1) कहता है। ये बात किस पे लागू होती है? राज्य पर क्या होती है? लागू होती है। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। 15(1) जो इन 5 आधारों पर, ये 5 आधार ऐसे थे जिस आधार पर इस भारतवर्ष में भेदभाव हो रहा था। लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था, शिक्षा को लेकर, राजनीति को लेकर यह भेदभाव हो रहा था, जाति को लेकर भेदभाव हो रहा था। किस प्रकार? जाति को लेकर, धर्म को लेकर भेदभाव हो रहा था और जन्म स्थान को लेकर भी भेदभाव हो रहा था। तो आप जिस देश में, जिस लोकतांत्रिक देश की आप बात कर रहे हो और जिस देश में आप समानता की बात कर रहे हो, जिस देश में आप इक्वलिटी की बात कर रहे हो, उस देश में इक्वलिटी की स्थापना कब होगी? जब इन 5 आधारों पर राज्य जो व्याप्त, इन 5 आधारों पर जो भेदभाव है, उन भेदभाव को समाप्त करने का क्या करेगा? काम करेगा। ये सबसे पहला प्रोविजन जो संविधान के आर्टिकल 15(1) के संदर्भ में प्रावधान करता। अब देखिए 15(2) क्या कहता है? 15(2) में क्या प्रावधान है? अब देखिए 15(1) जो है वो किसको निर्देशित कर रहा है? वह राज्य को निर्देशित कर रहा है, राज्य को निर्देशित कर रहा है। लेकिन बात करें प्रॉपर हम संविधान के आर्टिकल 15(2) के संदर्भ में, तो ये 2 जो है वो किसको निर्देशित करता है? नागरिक को। 15(2) नागरिक को निर्देशित करता है और कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये संविधान का आर्टिकल 15(2) कहता है। तो 15(2) भी वही बात कहता है, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर, ये 5 जो आधार हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। 15(1) और 15(2) में क्या अंतर है? 15(1) किसको निर्देशित कर रहा था? राज्य को निर्देशित करता है, लेकिन 15(2) किसको निर्देशित करता है? नागरिक को निर्देशित करता है। कोई भी भारत देश का नागरिक किसी भी व्यक्ति के साथ, और ये 5 आधार हैं, इन 5 आधारों पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। और इसी 15(2) में 2 प्रोविजन, 2 बातें जो आपको पढ़नी है, इन दोनों बातों के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो नागरिक हैं, इन नागरिकों के साथ कहां कहां भेदभाव नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो 15(1) कहता है वो क्या कहता है? दुकानें, जितनी भी आपके होटल हैं, इन पर, आपके मनोरंजन स्थल, ये जो आपके विभिन्न स्थल हैं, इन विभिन्न स्थलों पर, या 15(2) में जो प्रोविजन नंबर ए है, ये प्रोविजन नंबर ए कहता है कि कोई भी नागरिक इन स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे मूलवंश के आधार पर हो, या जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हो, इन लोगों के साथ क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संविधान का आर्टिकल 15(2)(1) कहता। और 15(2) में जो बी नंबर जो आपके प्रोविजन है इस 15(2) में ही, ये प्रोविजन क्या प्रावधान करता है? यह भी कहता है आपके तालाब,
जो आपके पार्क हैं, जो आपके कुएं हैं, आपके नलकूप हैं, और जो सड़कें हैं, और जो सड़कें, ये जो जितने भी आपके बहुत सारे और कोई हो सकते हैं, तो तालाब हो या पार्क हो या आपके जितने भी कुएं हैं या आपके नलकूप हैं या सड़कें हैं, ये जो पांचों उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये यदि राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, ये पर्सनल नहीं होने चाहिए, राज्य द्वारा वित्त पोषित, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, राज्य द्वारा वित्त पोषित जो सार्वजनिक स्थल हैं, और सार्वजनिक स्थल कौन कौन से, चाहे तालाब की बात करें जो एक पेयजल का स्रोत है, चाहे पार्क की बात करें जो एक भ्रमण के लिए बनाया जाता है, चाहे कुओं की बात करें, प्राचीन काल में आप सबको पता है किस प्रकार जो आपके कुओं और तालाबों में जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको पेयजल पानी पीने से या पेयजल से उनको क्या किया जाता, वंचित किया जाता, या नलकूप हैं या आपके सड़कें हैं, यदि वो राज्य द्वारा वित्त पोषित है, यदि वो सार्वजनिक है, तो इन सार्वजनिक स्थलों पर भी आप जाति के आधार पर, आप धर्म के आधार पर, आप मूल वंश के आधार पर, आप लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये नागरिकों को ये निर्देशित किया जा रहा है, ये नागरिकों पे क्या है, बाध्यता है। आप इस प्रकार से किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। तो 15.1 और 15.2 में आपको इतनी सी चीजें समझनी है। 15.1 राज्य को निर्देशित करता है कि इन पांचों आधारों पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और 15.2 नागरिकों को निर्देशित करता है, और 15.2 में ही किसकी बात की गई, सार्वजनिक स्थलों की बात की, चाहे वो दुकान हो, चाहे आपके सार्वजनिक स्थल में भोजनालय हो, चाहे होटल हो या मनोरंजन स्थल, सड़क, आपके नदी, झील, पुल, कुएं, नलकूप, तालाब, ये सारे जो आपके सार्वजनिक स्थल हैं, इन सार्वजनिक स्थलों पर भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव का निषेध है। ये इस प्रकार के प्रोविजन भारत के संविधान में किए गए, तभी जो है इस देश में जो असमानता थी व्याप्त, उस असमानता में क्या आई, कमी आई है, जिससे इस देश में जो है समानता की क्या हुई है, स्थापना हुई। तो इस प्रकार आपको 15.1 और 15.2 के संदर्भ में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए 15.3 क्या कहता है। 15.3 को समझने से पहले कल वाले जो आर्टिकल हमने पढ़ा है, और कल वाला आर्टिकल हमने 14 पढ़ा, और 14 में हमने दो बातें कही कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, उनको इन दोनों से वंचित नहीं करेगा। और इन दोनों के क्या मायने हैं, इन दोनों जो अवधारणाएं हैं, दोनों जो थ्योरी कल वाले सेशन में आपके सामने मैंने जो रखी है, इन थ्योरी के क्या मायने हैं, इन थ्योरी के मायने, इस थ्योरी की क्या अवधारणा है, ये आपने यदि समझ ली है तो आपको 15.3 समझ में आएगा। इस 15 कल वाले सेशन में हमने दूसरी थ्योरी पढ़ी थी कि विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण का क्या तात्पर्य है, कुछ विशेष उपबंध, विधि के समक्ष संरक्षण का क्या प्रावधान है, कुछ सुरक्षात्मक प्रावधान, विधि के समक्ष संरक्षण का क्या तात्पर्य है, उस पिछड़े वर्ग को जो पहले से बहुत पिछड़े हुए हैं, जो पहले से बहुत पीछे हैं, उनको क्या करना, उनके स्तर में सुधार करने का प्रयास, उनके स्तर में सुधार करने के लिए उनको संरक्षण देना, उनके लिए विशेष उपबंध करना, यही क्या है, विधि के समक्ष संरक्षण। यानी मैं सीधा एक लाइन में कह दूं, वन लाइन में, तो समान परिस्थितियों में समान कानून और असमान परिस्थितियों में असमान कानून। इसी धारणा पे चलते हुए संविधान के आर्टिकल 15.3 का सृजन हुआ, और 15.3 कहता है कि यह जो 15.1 और 15.2 में हमने बातें की हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन 15.3 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता। आप ऐसे नहीं कि यहां लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, आप इस प्रकार से चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जरूरत है, क्योंकि इन्होंने शोषण से लंबे समय तक, क्योंकि महिला वर्ग जो लंबे समय तक
एक ऐसे समाज में रही जिनको शिक्षा से क्या किया गया, वंचित किया गया। एक ऐसे समाज में रही जिनको राजनीति से वंचित किया गया। एक ऐसे समाज से रही जिनको सोशल जो है आपके सामाजिक शोषण इनका हुआ है। तो इस महिला वर्ग को के लिए हम सुरक्षात्मक प्रावधान राज्य करेगा और इस राज्य को महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान करने चाहिए। ये संविधान का आर्टिकल 15(1) या 15(2) ये इनको ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगा। तो सीधा सा आपको ये मतलब समझना है, संविधान का आर्टिकल 15(3) जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के संदर्भ में जो है, इनके संदर्भ में क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं। तो क्या है अगला बिंदु 15(3), संविधान का आर्टिकल 15(3). 15(3) महिलाओं व बच्चों के लिए, महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध, विशेष अब हमने पढ़ा समानता का अर्थ, यहां तो विशेष अधिकारों का अंत है, यहां विशेष शब्द आप यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान कौन करेगा, राज्य करेगा। और राज्य को इस विशेष उपबंध करने से यह जो है आर्टिकल 15 इनको रोकेगा नहीं, इनको निवारित नहीं करेगा, क्योंकि ये इनके लिए क्या है, सुरक्षात्मक प्रावधान है, सुरक्षात्मक प्रावधान है। और ये इनके लिए सुरक्षात्मक प्रावधान क्यों किए, क्योंकि इनको क्या है, आवश्यकता है, इनको क्या है, आवश्यकता। क्योंकि हमने किस धारणा को भी अपनाया है, हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी हमने अपनाया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ संरक्षण की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सुरक्षात्मक प्रावधान की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विशेष उपबंधों की बात करता है। और इसी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की धारणा को अपनाते हुए जो अमेरिका के संविधान से हमने ली, कल वाले सेशन में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, अमेरिका के संविधान में भी, अमेरिका देश के सामने भी आपके असमानता बहुत बड़े स्तर पे थी। काले गोरे को लेकर वहां भेदभाव था, काले लोग जो थे यहाँ गोरे लोगों के यहाँ दास रहते थे, बहुत लंबे समय तक ये दास रहे। और जब इनको यहाँ से स्वतंत्रता मिली, यहाँ का संविधान जब बना, तो अमेरिका के संविधान में ये प्रावधान किया गया, अमेरिका के संविधान लागू होने के बाद में ये प्रावधान किया गया और अमेरिका के संविधान में 14वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ। और 14वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत यूएसए के संविधान में एक धारणा, एक अवधारणा को अपने संविधान में विकसित किया। और वह अवधारणा कौन सी है, आपके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस अवधारणा के तहत जिन्होंने कई सालों तक, जिन्होंने दास्ता की बेड़ियों में जो एक बड़ा वर्ग जो रंग के आधार पर इनके साथ क्या हुआ था, भेदभाव हुआ था, जिनको वंचित रखा गया इस देश, उस देश में शिक्षा से, जिसको वंचित रखा गया उस देश की राजनीति से, जिनको वंचित रखा गया वहां पे सामाजिक आधार पे, उस वर्ग के लिए अमेरिका ने क्या किए, सुरक्षात्मक प्रावधान किए। उस वर्ग के लिए अमेरिका ने आपके विशेष उपबंध किए। उस वर्ग के लिए अमेरिका ने कुछ अलग से जो है इनको संरक्षण दिया और संरक्षण देते हुए इनके स्तर में सुधार करने का प्रयास किया। वही अवधारणा, वही सुरक्षात्मक प्रावधान, वही विशेष उपबंध हमने भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ, भारत के संविधान में हमने इनको अपनाया। और वही सुरक्षात्मक और विशेष प्रावधान हमने संविधान के आर्टिकल 15(3) में किसके लिए किया, महिलाओं के लिए किया। और महिलाओं को आवश्यकता थी, महिलाओं की मांग थी इस देश के संविधान निर्माण से पहले। महिलाओं, जिन्होंने कांग्रेस ने बहुत सारे आंदोलन ब्रिटिश रूल के खिलाफ जब चलाए, चाहे असहयोग आंदोलन की बात करें, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, इन आंदोलनों में भाग किसने लिया, इस आंदोलनों में जो दलित वर्ग के लोग जिन्होंने भाग लिया, इस आंदोलन में महिला वर्ग ने जो भाग लिया, इस आंदोलन में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्होंने भाग लिया। और इन आंदोलनों के दौरान उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उस कांग्रेस ने इन लोगों से वादे किए
कि जब भी इस देश को आज़ादी मिलेगी, इस देश के संविधान का निर्माण किया जाएगा, इस देश के संविधान के निर्माण के दौरान आपके लिए कुछ विशेष उपबंध हम करेंगे, आपके लिए कुछ सुरक्षात्मक प्रोविजन हम लागू करेंगे। और ये वादे इनको पूरे करने थे। और वास्तव में जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो इनकी जो वादे थे, इन वादों को इन्होंने निभाया और वास्तव में इनको सुरक्षात्मक प्रावधान, जो एक सकारात्मक अवधारणा है इक्वल आपके प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप जब देखेंगे, आप एक जाति, एक धर्म, एक से आप जब बाहर निकलेंगे, एक वर्ग से बाहर निकलेंगे, एक सच्चे नागरिक होने के नाते जब आप सोचेंगे, एक सकारात्मक आप सोचेंगे, तो आप खुद एकदम पॉजिटिव सोचेंगे। आप खुद एक अंतिम तर्क आपका ये विकसित होगा कि वास्तव में आप जब पढ़ेंगे इस देश के संविधान लागू होने से पहले हमारे इतिहास को, दलितों के इतिहास को, महिलाओं के शोषण के इतिहास को, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार वास्तव में इनके लिए सुरक्षात्मक प्रावधान करने इस भारत की संविधान सभा के लिए क्या थे, जरूरी थे। और आप भी इस पे जो है अपनी सकारात्मक राय जो है वो आप जरूर दोगे। तो इस प्रकार एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत इन महिलाओं को, आप सबको पता है, महिलाओं को पंचायती राज में क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। जब भी स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया, पंचायती राज और महिलाओं को 33% आरक्षण पूरे भारत में इनको दिया गया। बात करें बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। आप सबको पता है 2009 में जो RTE एक्ट लाया गया, राइट टू एजुकेशन, इस राइट टू एजुकेशन के तहत इन बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया। तो ये महिलाओं के लिए क्या है, विशेष उपबंध है। इन्हीं महिलाओं के लिए आप सबको पता है अभी हाल ही में जो आपके कुछ अमेंडमेंट एक्ट, जो संविधान का 105वां अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, या संविधान के 106वें अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, इन दोनों अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और महिलाओं को राजनीति में भी क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो ये भी महिलाओं के लिए क्या है, सुरक्षात्मक प्रावधान है। तो ये कुछ संविधान के आर्टिकल 15(3) के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों के तीनों प्रोविजन जो राज्य को निर्देशित करता है, 15(1), 15(2) जो व्यक्ति को निर्देशित, एक नागरिक को निर्देशित करता है, और 15(3) जो ये कहता है कि राज्य एक ऐसी विधि का निर्माण भी कर सकती हैं जो महिलाओं और बालकों के लिए क्या करे, विशेष उपबंध करे। इसलिए कल वाले सेशन में हमने इन दोनों धारणाओं को अच्छे से पढ़ा है। अब बात करें 15(4) की। 15(4) क्या कहता है, संविधान के आर्टिकल 15(4) की बात करें तो ये मूल संविधान में नहीं था। जैसे ही देश लागू हुआ, देश का संविधान लागू हुआ, इस देश के संविधान लागू होते ही इस देश की संविधान सभा ने इस देश के संविधान में क्या किया, संशोधन किया। संविधान सभा जो किस रूप में काम कर रही थी, अंतरिम संसद के रूप में क्या कर रही थी काम। इसी अंतरिम संसद के रूप में काम करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, इस संविधान सभा ने इस देश में, इस देश के संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, पहला संविधान संशोधन कब किया था, 1951 में। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। और इसी 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो इस देश में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, देश के संविधान में 9वीं अनुसूची। और इस 9वीं अनुसूची जो किन से संबंधित थी, भूमि सुधार से। भूमि सुधार से जो आर्थिक असमानता को कम करने के लिए इस प्रकार के प्रोविजन जोड़े। इस देश में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रोविजन 9वीं अनुसूची को जोड़कर किए गए। और जब इस प्रथम अमेंडमेंट एक्ट के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो ये तो काम हुआ ही है, इसके साथ संविधान के आर्टिकल 15 में कौन सा क्लॉज जोड़ा, 4। तो सबसे पहला बिंदु आपको यही ध्यान रखना, संविधान का जो आर्टिकल 15(4) है, इसको किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, आपके फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट सन 1951 में। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो 15(4) जोड़ा गया, ये किसके संदर्भ में प्रावधान करता है, ये अगला प्रश्न है। 15(4) के संदर्भ में बात करें तो ये उन वर्ग के लिए है जो SC वर्ग है, जो ST वर्ग है, जो आपके अनुसूचित जाति
और जो अनुसूचित जनजाति हैं। और ये जो दोनों वर्ग हैं, और बाद में ओबीसी को भी आपको क्या पता, आपको पता है आरक्षण इनको दिया गया। इन वर्ग जो किस प्रकार से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और ये वर्ग जो शैक्षणिक दृष्टि से क्या हैं, पिछड़े हुए हैं। और इन सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ये जो वर्ग है, इन वर्गों के लिए भी राज्य क्या करेगा, विशेष उपबंध करेगा, विशेष उपबंध करेगा। राज्य इनके लिए भी क्या करेगा, सुरक्षात्मक प्रावधान करेगा, सुरक्षात्मक प्रावधान। तो 15(3) तो किसके बारे में सुरक्षात्मक प्रावधान करता है? 15(3) किसको संरक्षण प्रदान कर रहा है? महिलाओं को संरक्षण दे रहा है, महिलाओं को आरक्षण दे रहा है। लेकिन 15(4) किनको आरक्षण दे रहा है, किनको सुरक्षात्मक, किन के लिए सुरक्षात्मक और संरक्षणात्मक प्रावधान कर रहा है? पिछड़े वर्गों के लिए। और किस क्षेत्र में पिछड़े वर्ग है? सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग जो है, शैक्षणिक क्षेत्र में या शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है, उन पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर रहा है, सुरक्षात्मक प्रावधान कर रहा है। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जाति के आधार पर भेदभाव है। यह 15(4) भी आपके 15(1) का उल्लंघन नहीं है। 15(4) जो है या 15(3) जो है, आपको ध्यान रखना है 15(3) और 15(4) 15(1) का उल्लंघन नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, 15(3) और 15(4) 15(1) का उल्लंघन नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इनके लिए कुछ सुरक्षात्मक प्रावधान, ये भी जो सामाजिक दृष्टि से, ये वर्ग भी शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़े थे, ये वर्ग जो राजनीतिक दृष्टि से भी क्या थे, पिछड़े थे। तो इन वर्गों के लिए भी राज्य कुछ विशेष प्रावधान, कुछ सुरक्षात्मक प्रावधान, इन वर्गों के लिए राज्य इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली अवधारणा को का अनुसरण करते हुए इनके लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। तो इनके लिए भी एक रास्ता खुला रखा, और यही विशेष प्रावधान, यही विशेष उपबंध, यही सुरक्षात्मक प्रावधान, यही विधि के समक्ष संरक्षण, यही क्या है, आपके आरक्षण है। और इन सबको भी कुछ रियायतें दी गई जो आपके संविधान का आर्टिकल 15(4), और इस 15(4) के संदर्भ में बात करें जो बाद में जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इसके खिलाफ भी एक वाद आया था, और वाद है आपके चंपकम। इस 15(4) के खिलाफ कौन सा वाद आया? चंपकम दोराईराजन, चंपकम दोराईराजन वाद 1950। इसके खिलाफ ये वाद आया, चंपकम दोराईराजन वाद 1951, जो किसके खिलाफ था? इस 15(4) के खिलाफ था। क्या आप कहते हैं कि 15(1) में इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आप जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन इस वाद ने सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया, ये कहा कि इस देश में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस देश में हमने जब समानता की परिभाषा को पढ़ा तो ये पढ़ा कि समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी के साथ समान व्यवहार, समानता का सही मायने में अर्थ ये है कि समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। आप खुद बता दीजिए कि जब इस देश का संविधान लागू हुआ, क्या इस देश में सब इक्वल थे? क्या इस देश में सब समान थे? क्या इस देश में कुछ ऐसे वर्ग नहीं थे तो बहुत पिछड़े थे? तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना इस देश के संविधान सभा ने उचित समझा, और इन्होंने इसके लिए क्या किए हैं, विशेष प्रावधान किए हैं, और विशेष उपबंध करते हुए इनको कुछ सुरक्षात्मक प्रावधान इनके लिए किए हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, इनके खिलाफ जो केस आया वो आया चंपकम दोराईराजन वाद, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 15(5) की। 15(5) जो निजी शिक्षण संस्थानों की बात करता है, किसकी बात करता है? निजी शिक्षण संस्थान। निजी शिक्षण संस्थानों में भी जो आपके वर्ग हैं, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, या चाहे ओबीसी वर्ग हो, इन निजी शिक्षण संस्थानों में जो प्रवेश इनको दिया जाएगा, इस प्रवेश में भी इनको क्या है, आरक्षण।
इन प्रवेश में भी इनके लिए क्या है, विशेष उपबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थानें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षण, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर इस देश में जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, उस प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जो शैक्षणिक दृष्टि से और जो सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है, उन सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में भी इनको क्या है, छूट है। प्रवेश के संबंध में भी इनको क्या है, विशेष उपबंध इनके लिए किए गए हैं। प्रवेश में भी इनके लिए सुरक्षात्मक प्रावधान है। और यह जो 15(5) है, यह भी भारत के मूल संविधान में नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया इसको, 93 अमेंडमेंट एक्ट, 13वां संविधान संशोधन आपके 2005, 13वें संविधान संशोधन 2005 के तहत संविधान के आर्टिकल 15(5) को जोड़ा गया। और ये प्राइवेट संस्थानों में जो शैक्षणिक दृष्टि से, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध करेगा। राज्य को इनके लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। राज्य इनके लिए कुछ रिजर्वेशन, कुछ आरक्षित सीटों का प्रावधान करता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट नोट वाली बात आपको ध्यान रखनी है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर 29 की परिधि से बाहर रहते हुए ये 15(5) जो है, जो संविधान का 13वां अमेंडमेंट एक्ट 2005, इस कलोज को जोड़ने का काम इस कलोज के संदर्भ में क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। अब बात करें 15 की, तो 15(6) जो 103वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ। और कब हुआ था 103वां अमेंडमेंट एक्ट, 2019 में। और इस 103वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक अलग कैटेगरी बनाई, EWS, यानी जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, आर्थिक दृष्टि से। और इसमें कौन सी जातियां आएगी, इस आरक्षण का लाभ कौन सी जातियां उठाएगी, स्वर्ण जातियां, जो जनरल में जिन जातियों को काउंट किया जाता है। अब इनकी भी मांग है, और इनकी मांग भी आज की नहीं है। इन्होंने भी आरक्षण मांगा था। वीपी सिंह ने जब ओबीसी के आरक्षण के बिल को पास किया 1989 में, तो उस समय इन्होंने विरोध किया। और देश में किस प्रकार से आपके माहौल उस समय हुआ, किस प्रकार इन्होंने विरोध किया, और बहुत सारे छात्र जिन्होंने इस EWS के आरक्षण के लिए जो है, कितने छात्रों ने आपकी आत्महत्याएं इस समय की थी, और वीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। और उस समय की मांग इनकी थी। और जब 1992 में इंदिरा शाहनी केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इंदिरा शाहनी केस में ओबीसी को तो 27% आरक्षण दे दिया, ओबीसी को 27% आरक्षण, लेकिन EWS का जो आरक्षण था, EWS के आरक्षण वाले प्रावधान को क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया। और इनकी मांग लगातार रही। इनकी मांग है कि क्या स्वर्ण जातियां, क्या इस जनरल कैटेगरी में आने वाले सभी लोग जो आर्थिक दृष्टि से क्या हैं, सक्षम है, क्या सबकी आय क्या है, आपके ज्यादा है, क्या सब लोग सक्षम हैं? तो एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसे वर्ग का भी गठन होना चाहिए, एक ऐसे वर्ग के आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए जिनकी वार्षिक आय बहुत क्या है, कम है, ताकि इनको भी क्या मिले, फायदा। तो इनके लिए भी सुरक्षात्मक प्रावधान आपके 103वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2019 में किए गए। और EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, जो स्वर्ण जातियां हैं, इनको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण दिया गया। लेकिन ये 10% आरक्षण जाति के आधार पर नहीं है। ये 10% आरक्षण जो एक अलग कैटेगरी, जो इकोनॉमिक दृष्टि से क्या है, पिछड़े हैं, इस कैटेगरी के संदर्भ में ये क्या करता है, प्रावधान करता है। तो ये कुछ संविधान के आर्टिकल 15 के जो 6 जो क्लोज थे, 1 से लगाकर 6 तक, इनके संदर्भ में हमने चर्चा की। 15(1)
राज्य को ये निर्देशित करता है कि आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 15.2 एक नागरिक को निर्देशित करता है कि आप किसी भी नागरिक के साथ आपके सार्वजनिक स्थलों पर उनसे भेदभाव नहीं करेंगे। 15.3 कहता है कि राज्य महिलाओं और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। 15.4 आपके जो पिछड़े वर्ग हैं सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से, उनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है राज्य। और 15.5 निजी शिक्षण संस्थानों में इनकी रिजर्वेशन को लेके हैं। और 15.6 जो अभी हमने पढ़ा है, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के संदर्भ में क्या करता है, प्रावधान करता है। तो ये 6 जो क्लोज हैं, इन सब के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको क्यों आरक्षण दिया गया और किस धारणा के आधार पर, किस अवधारणा के आधार पर दिया गया, और जानना इनके आरक्षण को देने का कारण, इनको जानना इनके देने का क्या कारण है, इनके इतिहास को जानना, ताकि एक अच्छी धारणा, एक अच्छी समझ आपकी विकसित हो सके। और बात करें हम इन सब के संदर्भ में, तो एक और अभी आपको पता है एक मामला जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, इनको लेकर आया। अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ है, अभी तक इन पे कोई कानून नहीं बना है, इनका विरोध हुआ है। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के संदर्भ में बात करें तो ये जो आपके ये दोनों जो अवधारणाएं, ये दोनों शब्द जो है, ये ओबीसी पर तो लागू है ही पहले से। ओबीसी पर जिनकी जो आय है वो 8 लाख से क्या है, ज्यादा है, उनको आरक्षण का जो फायदा है, उस आरक्षण का फायदा उनको नहीं मिलेगा। और जो एससी और एसटी वर्ग है, उन पर भी ये जो कानून है वो लागू करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये राय दी किस प्रकार के कानून लागू होने चाहिए। और इससे जो एससी और एसटी वर्ग के जो लोग हैं, वे लोग जिनकी आय बहुत ज्यादा है, वे लोग जिन्होंने सरकारी नौकरी का फायदा उन्होंने उठा लिया है, आरक्षण का फायदा उन्होंने उठा लिया है, तो अब उन लोगों को ये जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। उन लोगों को मिलेगा जो अब तक इस आरक्षण का फायदा नहीं उठा रहे हैं, जो वंचित हैं, जिनकी वार्षिक आय बहुत ही क्या है, कम है। उन लोगों के लिए ये कानून था, लेकिन इसका विरोध हुआ और इसके बाद इस कानून को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार के प्रावधान लागू नहीं हुए। तो इस प्रकार से आपको इन जो आर्टिकल 15 के जो सारे क्लोज हैं, इन सब के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जो बातें हैं इस 15 से संबंधित, वो सारी बातें आपके क्लियर हुई होंगी। अच्छे से हमने इनको समझने का प्रयास किया, एक एक बिंदु को समझने का प्रयास किया, और इसी के साथ इस प्रकार से आपका विश्वास बना रहा तो आगे भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनके एक एक प्रोविजन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। एक एक प्रोविजन को हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, जिनके संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।